Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 3 of Civil Procedure Code 1908, that is Preliminary Procedures, Issues, Hearing and Judgment and Order. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will cover examination of parties by court, discovery and inspection, admission and its effect, production, impounding and return of documents, framing of issue, effective parties not at issue, list of witness, summons to witness, expenses of witness, witness to give evidence and production of document, hearing of suit, rights to begin, order of appearance of witness, manner of taking evidence, language, recording questions and answers and objections, demeanor of witness, recording evidence on commission, affidavits and personal attendance, adjournments, withdrawal and adjustment of suit, payment into court, judgment, its content, decision on each issue, interest and cost, compensatory cost, cost for causing delay, inherent powers of a court, open court and in camera proceedings. तो ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर 10 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट. तो हमने क्या देखा अभी तक सीपीसी में कि कोई भी प्लेंटिफ कभी भी जब एक डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू पार्टीज या टू पर्सन्स, तो डिस्प्यूट हो गया और फिर अगर उसमें से कोई पर्सन केस फाइल करता है तो वो प्लेंटिफ है. द पर्सन फाइलिंग द केस उसको हम प्लेंटिफ बोलते हैं और दूसरा पार्टी है डिफेंडेंट. तो जब भी कोई प्लेंटिफ केस फाइल करता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले प्लेंट प्रेजेंट करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ. जब उसने प्लेंट प्रेजेंट कर दिया वहाँ से सूट स्टार्ट हो गया. सूट इज़ ओनली यूज्ड फॉर सिविल केसेस. तो अब हमारा केस स्टार्ट हो गया. अब उसके बाद क्या होगा, डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट देगा 30 दिन के अंदर कोर्ट को. अब उसके बाद फर्स्ट हियरिंग चालू होती है. तो ऑर्डर 10 क्या करता है, ऑर्डर 10 बात करता है कोर्ट के पास पावर है कि वो दोनों पार्टीज को एग्जामाइन करता है. तो ऑर्डर 10 इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट. रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि कोर्ट असर्टन करेगा कि वेदर द एलिगेशंस इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड. तो कोर्ट क्या असर्टन करेगा कि दोनों पार्टी से वो पूछेगा कि वेदर दे एडमिट और डिनाई द फैक्ट्स. जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर, वेदर दे एक्सेप्ट और डिनाई द एलिगेशंस, मतलब वो मान्य करते हैं या नहीं मान्य करते हैं उन एलिगेशंस को. रूल 2 क्या बोलता है, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी और कंपेनियन ऑफ पार्टी. रूल 2 में कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन करता है पार्टी का टू अंडरस्टैंड द इशू. यहाँ कोर्ट क्या करेगा, दोनों पार्टी को ओरली एग्जामाइन करेगा ताकि वो इशू समझ सके. तो मटेरियल क्वेश्चन से उसके आंसर्स ढूंढने के लिए कोर्ट ओरली एग्जामाइन करता है पार्टीज को. और फिर कोर्ट क्या करता है, ओरली एग्जामाइन करके इशू समझने पे कोर्ट उस इशू को फ्रेम करता है. अगर कोर्ट उस इशू को फ्रेम कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, ऑर्डर नंबर 14 पे पहुंच जाते हैं हम, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ द इशू. और अगर नहीं कर पा रहा है तो कोर्ट एडिशनल एविडेंस लेता है. रूल 3 बात करता है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन. जब कोर्ट एग्जामिनेशन करता है पार्टीज के तो जो सब्सटेंस है वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं. दे शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड. फिर है रूल 4 जो कि बात करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर. अगर किसी पार्टी की जगह उनका प्लीडर अपीयर करता है या प्लीडर उनको अकम्पनाई करता है और अगर वो रेफ्यूज करता है आंसर करने में वाइल एग्जामिनेशन या वो आंसर नहीं कर पाता है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, हियरिंग को पोस्टपोन करेगा किसी फ्यूचर डेट पे, नॉर्मली 7 डेज में. और फिर वहाँ पे वो पार्टी को बोलेगा कि उस दिन तुम कोर्ट के सामने अपीयर रहो. अगर वो पार्टी उस दिन भी अपीयर नहीं होती है, इफ़ इट फेल्स टू अपीयर, तो फिर तब कोर्ट क्या करता है, जजमेंट प्रोनाउंस कर देता है उस पार्टी के अगेंस्ट. ये था हमारा ऑर्डर नंबर 10 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज. फिर आता है ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन. तो ऑर्डर 11 बात करता है डिस्कवरी की, डिस्कवरी बाय इंट्रोगेटरीज. इंट्रोगेटरीज मतलब क्या, इट इज सिंपली लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस
तो इंट्रोगेटरीज इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को पूछ सकती है या एडमिनिस्टर कर सकती है, बट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। के लिए उनको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो पार्टीज क्या करेगी, जिनको क्वेश्चन पूछना है किसी दूसरी पार्टी को, तो वो पहले तो अपना लिस्ट प्रिपेयर करेगी, कोर्ट का परमिशन लेंगी, फिर वो नोट या वो लिस्ट या वो इंट्रोगेटरी दूसरी पार्टी को डिलीवर करेगी। और कोई भी पार्टी एक से ज़्यादा सेट ऑफ इंट्रोगेटरी डिलीवर नहीं कर सकती बिना परमिशन के। रूल 2 बात करता है पर्टिकुलर इंट्रोगेटरीज टू बी सबमिटेड। जब एक एप्लीकेशन मिल जाता है टू डिलीवर द इंट्रोगेटरीज, तो फिर वो सबमिट करनी पड़ेगी पहले कोर्ट को, फिर कोर्ट क्या करेगा, परमिशन देगा एंड देन इट इज सबमिटेड टू द पार्टी। या कोर्ट या तो परमिशन देगा या तो उसको डिस्पोज करेगा। फिर रूल 3 बात करता है कॉस्ट ऑफ इंट्रोगेटरीज की। अब जो भी कॉस्ट लगता है ना, दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द पार्टी। So in adjusting the cost of the suit, inquiry shall at instance of any party be made into the proprietary of exhibiting such interrogatory, and if in the opinion of taxing officer of the court, either with or without an application for inquiry, that such interrogatories have been exhibited unreasonably, अगर समझ रहा है कि जो इंट्रोगेटरी है वो अनरीजनेबल है या वेग्जाशियस है या इम्प्रॉपर है, तो फिर उस केस में जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है ना, वो कॉस्ट ऑफ इंट्रोगेटरी बियर करेगी। रूल 6 ऑब्जेक्शंस टू इंट्रोगेटरीज बाय आंसर। अब जब एक पार्टी ने इंट्रोगेटरी इशू किया है, दूसरी पार्टी को अगर ऑब्जेक्शन है, दूसरी पार्टी क्या बोल रही है कि जो इंट्रोगेटरी है उस पर वो ऑब्जेक्शन कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैंडलस, मतलब वो फ्रॉड है, इररिलेवेंट है या नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड है फॉर द पर्पज ऑफ सूट, तो फिर उस केस में क्या होगा, it may be taken in the affidavit in answer. So rule 7 setting aside and striking out interrogatories। कोई भी इंट्रोगेटरी को साइड में रखा जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोलिक्स, ऑप्रेसिव, अननेसेसरी या स्कैंडलस। इररिलेवेंट अगर है, ऑप्रेसिव है मतलब थोड़ा डराने धमकाने वाली है, या ऐसे कुछ चीज़ें हैं, तो फिर उसको सेट असाइड कर देंगे। और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो दूसरी पार्टी बना रही है उसको 7 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन देना पड़ेगा आफ्टर सर्विस ऑफ इंट्रोगेटरी। मतलब जैसे ही इंट्रोगेटरी सर्व होगी 7 डेज में अगर एप्लीकेशन आ गया तो फिर वो इंट्रोगेटरी को सेट असाइड किया जा सकता है। तो टाइम लिमिट है 7 डेज। रूल 12 एप्लीकेशन फॉर द डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब एक तो हो गया इंट्रोगेटरी के थ्रू, अब दूसरा है इंस्पेक्शन या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। पहला था लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और अब दूसरा है डॉक्यूमेंट। कोई भी पार्टी विदाउट फाइलिंग एन एफिडेविट क्या कर सकती है, कोर्ट को अप्लाई कर सकती है फॉर एन ऑर्डर कि तुम ऑर्डर दो, दूसरी पार्टी को डायरेक्ट करो टू मेक डिस्कवरी ऑन ओथ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विच आर और हैव बीन इन हिज पोजीशन और पावर। हम कोर्ट को बोल रहे हैं कि दूसरी पार्टी को ऑर्डर दो कि उनके पोजीशन में जो डॉक्यूमेंट्स है जो हमारे लिए रिलेवेंट है फॉर दिस सूट, कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को डिस्कवर करे या वो सबमिट करे। तो अब ये एप्लीकेशन मिलने के बाद कोर्ट या तो रिफ्यूज़ कर सकती है उसको या एडजर्न कर सकती है इफ़ सेटिस्फाइड दैट डिस्कवरी इज़ नॉट नेसेसरी। अगर डिस्कवरी नेसेसरी नहीं है तो कोर्ट रिफ्यूज़ कर देगा वो एप्लीकेशन को या एडजर्न कर देगा, या कुछ और ऑर्डर कोर्ट बना सकता है एज द कोर्ट फील नेसेसरी। अगर कोर्ट को लगता है कि ज़रूरी नहीं है तो फिर कोर्ट क्या करेगा, वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। रूल 13 इज एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो एफिडेविट किसके अगेंस्ट बनता है, जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर है, अगेंस्ट हुम सच ऑर्डर एज इट इज मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग रूल। तो यहाँ ऑर्डर किसके अगेंस्ट है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, और वो ऑर्डर रहेगा फॉर्म नंबर 5 में इन अपेंडिक्स सी विद सच वेरिएशंस एज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर। ऑर्डर 14 बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की। कोर्ट किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, जब सूट चल रहा है, किसी भी पार्टी को ऑर्डर कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो उस पार्टी के पोजीशन में है रिलेटिंग टू द मैटर जिसके ऊपर सूट चल रहा है। तो फिर कोर्ट उस डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करता है जब वो पार्टी प्रोड्यूस कर देती है इन सच अ मैनर एज कोर्ट डीम्स फिट। तो कोर्ट जैसे चाहे उस डॉक्यूमेंट्स के साथ डील कर सकता है। रूल 15
इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड टू इन प्लीडिंग और एफिडेविट। हर पार्टी को सूट के सेटलमेंट के पहले या इशू के सेटलमेंट के पहले के पास प्लीडिंग या एफिडेविट है इन रेफरेंस is made to any document or that has been entered any document in the list, तो फिर वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्शन के लिए बुला लेंगे, तो उस पार्टी को वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर इंस्पेक्शन। एंड एनी पार्टी नॉट कंप्लाइंग विद सच नोटिस, अब जो पार्टी को नोटिस आया है प्रोड्यूस करने के लिए और अगर पार्टी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, अनलेस वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स उसके खुद के टाइटल के हैं, ही बीइंग अ डिफेंडेंट टू द सूट, या अगर कोई वो रीज़न नहीं दे पा रही है, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में अलाउ द सेम टू बी पुट इन एविडेंस ऑन सच टर्म एज टू कॉस्ट एंड अदरवाइज एज द कोर्ट शैल थिंक फिट। ऑर्डर 12 बात करता है एडमिशंस की। तो एडमिशन मतलब क्या, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्लेंटिफ ने प्लेंट में दिया या डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट में दिया है, अगर उसको दूसरा पार्टी, मतलब प्लेंटिफ के केस में अपोजिट पार्टी डिफेंडेंट या डिफेंडेंट के केस में दूसरा पार्टी है प्लेंटिफ, अगर वो इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करता है तो फिर कोर्ट अज्यूम कर लेगा कि उस सेकेंड पार्टी ने उसको एडमिट कर लिया है। दैट इज एडमिशन। ऑर्डर 12। रूल नंबर 1 टॉक्स अबाउट नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस। कोई भी पार्टी नोटिस दे सकती है बाय हिज प्लीडिंग or otherwise in writing that he admits the truth of the whole or any of the part of the case। मतलब तुम राइटिंग में दे सकते कि किसी ट्रूथ को तुम एडमिट करते हो, मतलब स्वीकारते हो। रूल 2 इज नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स। कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को बोल सकती है कि वो एडमिट करे 7 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस कोई डॉक्यूमेंट जो वो पार्टी को लगता है विच इज रिक्वायर्ड। और अगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज़ करती है या निगलेक्ट करती है ऐसे नोटिस को, तो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी हु इज निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। तो जो पार्टी निगलेक्ट कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है, वो पार्टी कॉस्ट बियर करेगी, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट ऑफ द सूट। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, नो कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी डॉक्यूमेंट शैल बी अलाउड अनलेस सच नोटिस इज गिवन except where the omission to give the notice is in the opinion of court a saving of expense। रूल 3 बात करता है फॉर्म ऑफ नोटिस। तो फॉर्म रहेगा फॉर्म नंबर 9 इन अपेंडिक्स 6 सी। उसके बाद है रूल 4 नोटिस टू एडमिट फैक्ट। कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस दे सकती है इन राइटिंग एट एनी टाइम नॉट लेटर देन 9 days, लिमिट है 9 days, बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग, call on any other party to admit for the purpose of suit only any specific fact or facts mentioned in such notice। और अगर दूसरी पार्टी रिफ्यूज करती है, निगलेक्ट करती है विद इन 6 days आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस या विद इन सच फर्दर टाइम एज मे बी अलाउड बाय द कोर्ट, देन द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग सच फैक्ट और फैक्ट शैल बी पेड बाय द पार्टी सो निगलेक्टिंग। जो पार्टी निगलेक्ट कर रही है फैक्ट को, वो प्रूव करना अब वो सेकेंड पार्टी या अपोजिट पार्टी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रोवाइडेड दैट एनी एडमिशन मेड इन परसुएंस ऑफ सच नोटिस इज टू बी डीम्ड टू बी मेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर सूट एंड नॉट एज एन एडमिशन टू बी यूज्ड अगेंस्ट द पार्टी ऑन एनी अदर ओकेजन और इन फेवर ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पार्टी गिविंग द नोटिस। रूल 5 फॉर्म की बात करता है, फॉर्म नंबर 10 अपेंडिक्स सी। रूल 6 जजमेंट ऑन एडमिशंस। अब अगर कोई फैक्ट का एडमिशन हो गया, मतलब कोई पार्टी स्वीकार करती है ओरली या राइटिंग में, तो कोर्ट क्या करेगा उस स्टेज पे आइदर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी या खुद के मोशन पे या विदाउट वेटिंग फॉर द डिटर्मिनेशन कोर्ट ऑर्डर दे सकता है या जजमेंट दे सकता है जो कोर्ट को ठीक लगता है। जब भी जजमेंट प्रोनाउंस होता है अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 6, एक डिक्री ड्रॉ की जाती है इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट और फिर डिक्री पे डेट रहता है ऑन विच जजमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। रूल 7 एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर। प्लीडर के या क्लर्क के एफिडेविट पे ड्यू सिग्नेचर रहता है कि वो उस फैक्ट को एडमिट कर रहे हैं एंड इट शैल बी अ सफिशिएंट एविडेंस ऑफ सच एडमिशन। उनका साइन ही एफिडेविट पे सफिशिएंट एविडेंस रहेगा कि वो उस फैक्ट को एडमिट करते हैं। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रहेगी फॉर्म नंबर 12 में इन अपेंडिक्स सी।
और जो वेरिएशंस रिक्वायर्ड है एज पर द सर्कमस्टांसेस। An affidavit of the pleader or his clerk of the service of any notice to produce document या उसका कोई कॉपी shall be a sufficient evidence कि वो नोटिस सर्व हुआ था एंड ऑफ द टाइम इट was served। ऑर्डर 9 कॉस्ट, कोई नोटिस जो बोलती है कि कोई डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली एडमिट करना है या प्रोड्यूस करना है एंड दैट नोटिस इज नॉट, वो नोटिस नेसेसरी नहीं थी, तो फिर कॉस्ट वो पार्टी बियर करेगी जिसने वो नोटिस इशू किया। ऑर्डर 13 प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना, इम्पाउंडिंग मतलब कॉन्फिस्केट करना, मतलब कस्टडी में लेना, डॉक्यूमेंट, और फिर रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट। रूल नंबर 1 बोलता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। तो कोई भी पार्टी या उनका प्लीडर बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ओरिजिनल फॉर्म में, और अगर उसकी कॉपी है तो कॉपी फाइल करेंगे उनके प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। प्लेंटिफ है तो प्लेंट के साथ, डिफेंडेंट है तो रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। कोर्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है प्रोवाइडेड दैट कि वो डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक्यूरेट लिस्ट भी उन्होंने भेजा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पर ऊपर के रूल 1 और 2 अप्लाई नहीं होते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं दूसरे पार्टी से, या फिर विटनेस ने हैंड ओवर किए हैं टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, या फिर वो विटनेस को हैंड ओवर किए गए हैं टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। रूल 7 रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न और रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट होता है या रिजेक्ट होता है या फिर वो रिटर्न किया जाता है उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग किया जाता है। रूल 8 कोर्ट में ऑर्डर एनी डॉक्यूमेंट टू बी इम्पाउंडेड। अगर कोर्ट चाहे तो किसी भी डॉक्यूमेंट को वो किसी भी ऑफिसर को डायरेक्शन दे के इम्पाउंड कर सकता है, यानी कि कॉन्फिस्केट कर सकता है। रूल 9 रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट्स। कोई भी पार्टी अगर वो चाहती है कि जो डॉक्यूमेंट वो पार्टी ने सबमिट किया है अगर वो फिर से रिसीव बैक करना चाहती है, अनलेस इट इज इम्पाउंडेड मतलब अनलेस इट इज कॉन्फिस्केटेड, तो क्या करेगी, वेर द सूट इज वन इन विच एन अपील इज नॉट अलाउड एंड द सूट हैज बिन डिस्पोज्ड ऑफ, एंड जहाँ पे अपील अलाउड है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि अपील का टाइम लैप्स हो गया है एंड अब अपील नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में वो पार्टी को वो डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किए जाते हैं। तो द डॉक्यूमेंट्स में बी रिटर्न एट एनी टाइम अर्लियर देन बाय दिस रूल इफ द पर्सन अप्लाइंग thereof delivers to the proper officer for being substituted to the original, in case of a party to the suit a certified copy, and in case of any other person an ordinary copy which has been examined, compared and certified in the manner mentioned, undertakes to provide the original if required so, provided that no document shall be returned with by force of the decree has become wholly void or useless। अगर डिक्री बाय फोर्स होली वॉइड या यूजलेस हो जाती है तो फिर डॉक्यूमेंट्स रिटर्न नहीं होते। जब भी डॉक्यूमेंट्स रिटर्न होते हैं तो एक रिसीट भी दिया जाता है कि वो पर्सन ने वो डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए, जिसने रिसीव किए उसको। जो भी एप्लीकेशन होता है फॉर रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट वो एप्लीकेशन वेरीफाई किया जाता है, शैल बी मेड बाय वेरीफाइड पिटिशन एंड शैल सेट फोर्थ फैक्ट्स जस्टिफाइंग द इमीडिएट रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल। फिर इसके ऊपर कोर्ट जैसे चाहे एज कोर्ट थिंग्स फिट कोर्ट उस पर ऑर्डर दे सकता है। फिर है ऑर्डर नंबर 14 फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट हियरिंग में क्या होता है, ऑर्डर 10 बोलता है कि कोर्ट पार्टीज को क्रॉस एग्जामाइन करता है दोनों भी पार्टीज को, और कोर्ट चेक करता है कि वेदर दे एक्सेप्ट और डिनाई द एलिगेशंस। फिर उसके बाद कोर्ट ओरल एग्जामिनेशन करता है पार्टीज का ताकि वो इशू अंडरस्टैंड कर सके, और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद कोर्ट वो इशू को फ्रेम कर सके। तो फिर वो जो फ्रेमिंग ऑफ इशू है दैट इज ऑर्डर 14। ऑर्डर 10 के बाद हम फर्स्ट हियरिंग में ऑर्डर 14 पे आते हैं, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ इशू। तो जो मटेरियल प्रपोजिशन होता है ऑफ फैक्ट या लॉ, तो अगर एक इशू मतलब क्या, डिस्प्यूट,
अगर कोई मटेरियल प्रपोजिशन है या कोई इशू है जिसको एक पार्टी अफर्म करती है, मतलब एक्सेप्ट करती है, एक पार्टी डिनाई करती है, तो हम उसको इशू बोलेंगे। किसी भी मटेरियल प्रपोजिशन को, वेदर इट मे बी ऑफ फैक्ट और लॉ, अगर एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, एक डिनाई कर रही है, तो दैट इज इशू। इशू दो टाइप के हो सकते हैं, इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ। जितने भी ऐसे इश्यूज है जहाँ पे एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, एक डिनाई कर रही है, तो वो इशू बनते जाएंगे और ऐसे सेपरेट इश्यूज वो बनते जाते हैं। तो जितने भी इशू बने ना, वो सब अलग से लिखे जाते हैं सेपरेटली, तो दे आर रिटन डाउन सेपरेटली। हर इशू को अलग से लिखा जाता है। जब फर्स्ट हियरिंग होती है तो पहले तो प्लेंट रीड करने के बाद, रिटर्न स्टेटमेंट रीड करने के बाद और उनका ओरल एग्जामिनेशन होने के बाद, अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 दैट इज ओरल एग्जामिनेशन, एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज ऑफ द प्लीडर्स, मटेरियल प्रपोजिशन को असर्टन किया जाता है और फिर उस पर से डिसाइड किया जाता है या कोर्ट रिकॉर्ड करता है इशूज। इस रूल की कोई भी चीज़ें, नथिंग इन दिस रूल रिक्वायर्स द कोर्ट टू फ्रेम एंड रिकॉर्ड इशूज वेयर द डिफेंडेंट एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट मेक्स नो डिफेंस। अगर डिफेंडेंट ने डिफेंस ही नहीं किया तो फिर इशू फ्रेम करना, रिकॉर्ड करना, ये सब कोर्ट का प्रोसीजरल पार्ट ही नहीं है। रूल 2 बात करता है कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इशू। जब सारे इश्यूज मिल जाते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाता है, तो कोर्ट का काम क्या है कि वो सारे इश्यूज पे अपना जजमेंट दे। इश्यूज, वेदर द इश्यूज आर ऑफ लॉ और फैक्ट, दोनों सूट में रहेंगे और फिर कोर्ट डिस्पोज ऑफ करेगा दोनों। इफ द इशू रिलेट्स टू द jurisdiction of the court or a bar to the suit created by law for the time being in force, and for that purpose, if it thinks fit, postpone the settlement of other issues until after that the issue has been determined, and may deal with the suit in accordance with the decision of that issue. Rule 3, materials from which issue may be framed. तो issue कैसे frame किया जाता है? From all or any of the following material. तो number 1, allegations made on oath by the parties or by any person present on their behalf or made by pleaders of such parties, यानी कि allegations जो parties ने दिए है। Allegations made in the pleadings or in answer to interrogatories delivered in the suit, या फिर जब list of questions आया, interrogatories हुई, उस पे जो allegations आए, या the content of documents produced by either parties, या फिर documents में से, ये तीनों चीज़ों में से इशू फ्रेम किए जाते हैं जहाँ पे एक पार्टी अग्री करती है, एक डिसअग्री करती है। रूल 4, कोर्ट में एग्जामाइन विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स बिफोर फ्रेमिंग इशू। जब कोर्ट को लग रहा है कि इशू ठीक से फ्रेम नहीं हो रहा है, विदाउट एग्जामाइनिंग ऑफ सच पर्सन या विदाउट इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट क्या करेगा, पहले वो डॉक्यूमेंट्स को या वो विटनेस को एग्जामाइन करेगा एंड देन द कोर्ट विल फ्रेम द इशू। Rule 5, power to amend and strike out issue. कोर्ट at any time before passing a decree, कोर्ट क्या कर सकता है, अगर चाहे तो इशू को अमेंड कर सकता है, एडिशनल इश्यूज फ्रेम कर सकता है as it deems fit, and all such amendments or additions as may be necessary for determining the matters in controversy between the parties shall be so made or framed. Court before passing a decree anytime can strike out the issue or amend the issue. स्ट्राइक आउट कब करेगा, जब कोई इशू रॉन्गली फ्रेम किया गया था या रॉन्गली इंट्रोड्यूस किया। सो रूल 1 इज अबाउट अमेंडमेंट और एडिशन, रूल 2 इज अबाउट स्ट्राइकिंग आउट ऑफ इशू। रूल 6, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में बाय अग्रीमेंट बी स्टेटेड इन फॉर्म ऑफ इशू। Where the parties to a suit are agreed as to question of fact or law to be decided between them, वो स्टेट कर सकते कि किस फॉर्म में इशू को एंटर करना है इन राइटिंग अपॉन द फाइंडिंग ऑफ कोर्ट इन द अफर्मेटिव और द नेगेटिव ऑफ सच इशू। A sum of money specified in the agreement or to ascertain by the court in such manner as the court may direct shall be paid by one of the party to the other, or that are to be declared entitled to some right or subject some liability specified in the agreement. यह बात कर रहे हैं मनी। सेकेंड इज property specified in the agreement and in dispute in the suit shall be delivered by one party to another, and तीसरा है one or more parties shall do or abstain from doing, मतलब stop from doing
some particular act specified in the agreement and relating to the matter in dispute. तो पहला है मनी, दूसरा है प्रॉपर्टी और तीसरा है स्टॉपिंग द अदर पार्टी फ्रॉम डूइंग सम. Rule 7, court if satisfied that agreement was executed in good faith may pronounce judgment. अगर कोर्ट को लगता है कि agreement was duly executed by parties या that they have substantial interest in the decision of such question as aforesaid, that the same is fit or tried and decided, तो फिर कोर्ट क्या करेगा? It will pronounce the judgment. Disposal of suit at first hearing, that is order number 15. तो हमने पहले देखा ऑर्डर नंबर 10 होता है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज. फिर ऑर्डर नंबर 14 में इशू फ्रेम होता है एंड देन उसके बाद आता है ऑर्डर नंबर 15, दैट इज फर्स्ट हियरिंग में ही सूट का डिस्पोज ऑफ होना. अब कब डिस्पोजल हो सकता है? रूल नंबर 1 बात करता है पार्टीज नॉट एट इशू. अगर पार्टीज के बीच में कोई इशू ही नहीं बन रहा है, कोई इशू ही फ्रेम नहीं हो रहा है, तो कोर्ट डायरेक्टली केस को डिस्पोज ऑफ कर देगा. रूल 2 बात करता है वन ऑफ द सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू. अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और एक डिफेंडेंट एडमिट कर लेता है प्लेंटिफ ने जो भी प्लेंट में इश्यूज दिए हैं, तो फिर उस डिफेंडेंट के लिए कोर्ट वो इशू को डिस्पोज ऑफ कर देगा और फिर वो इशू चलते रहेगा रिमेनिंग डिफेंडेंट के लिए. रूल 3 बात करता है पार्टीज एट इशू की. अगर पार्टीज एट इशू है, दोनों को भी इशू है, डिफेंडेंट एज वेल एज प्लेंटिफ को, तो केस कैरी फॉरवर्ड होगा. तो फिर कोर्ट डिटरमाइन करेगा उस इशू को एंड इफ रिक्वायर्ड कोर्ट समन इशू करेगा फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. Provided that where the summon has been issued for the settlement of issue only, the parties or their pleaders are present and none of them object. Where the finding is not sufficient for the decision, तो कोर्ट क्या करेगा? अगर फाइंडिंग सफिशिएंट नहीं है तो पोस्टपोन करेगा फॉर फर्दर हियरिंग और एक डेट फिक्स करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर एविडेंस, ताकि नेक्स्ट इसमें वो डिस्पोज ऑफ कर सके या फिर फर्दर आर्ग्यूमेंट कैरी ऑन कर सके. Summoning and attendance of witness. रूल 1 बात करता है लिस्ट ऑफ विटनेस एंड समन्स टू विटनेस. ऐसी डेट तो कोर्ट फिक्स करता है या फिर नॉट लेटर देन 15 days आफ्टर द डेट ऑन विच इश्यूज आर सेटल्ड, पार्टीज शैल प्रेजेंट इन कोर्ट. पार्टीज कोर्ट में एक लिस्ट प्रेजेंट करेंगी, उनके विटनेसेस का लिस्ट या फिर उनके एविडेंसेस का या उनके डॉक्यूमेंट्स का, एंड ऑब्टेन समन्स टू सच पर्सन फॉर देयर अटेंडेंस इन कोर्ट. अ पार्टी डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी समन फॉर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन shall file in court an application stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned. जब कोई पार्टी किसी समन को एज अ एविडेंस कोर्ट में खड़ा करना चाहती है तो पहले तो कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कि हमें सो एंड सो पर्सन को कोर्ट में खड़ा करवाना है एज आर एविडेंस. तो फिर पहले तो रीज़न देना पड़ेगा कोर्ट को कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट पर्सन, एंड देन ओनली वो पर्सन आ सकता है या कोर्ट उसके लिए समन इशू करता है. कोर्ट रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि सच में समन ज़रूरी है क्या, उसका नाम उस लिस्ट में अपीयर करता है क्या, एंड फिर सफिशिएंट कॉज है तो कोर्ट विल अलाउ. रूल 2 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इनटू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन्स. तो भी पार्टी समन के लिए किसी विटनेस के लिए समन मंगवा रही है तो उस पार्टी को उसके एक्सपेंसेस कोर्ट को पहले ही सबमिट करने पड़ेंगे. उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? defray the travelling and other expenses of the person summoned passing to and from the court in which he is required to attend and for 1 day's attendance. Experts in determining the amount payable under this rule. कोर्ट क्या करेगा? इन केस ऑफ एनी पर्सन समन टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट को हम बुला रहे या उसको समन कर रहे तो वहाँ पे हमको रीजनेबल रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा कि हमने उसका कितना टाइम ऑक्यूपाई किया है, बोथ इन गिविंग एविडेंस एंड इन परफॉर्मिंग एनी वर्क एज एन एक्सपर्ट कैरेक्टर. एविडेंस देने के लिए और जो काम उसने परफॉर्म किया है एज एन एक्सपर्ट, तो उतना रीजनेबल एश्योरेंस पे किया जाता है. स्केल ऑफ एक्सपेंसेस. अगर कोर्ट सबऑर्डिनेटेड टू हाई कोर्ट, मे बी इफ इट्स अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सिविल कोर्ट, regard shall be had in fixing the scale of such expense to any rules made in their behalf. Expenses to be directly paid to witness. अगर समन डायरेक्टली सर्व किया गया है बाय द पार्टी ऑन अ विटनेस, तो
तो फिर वो एक्सपेंसेस डायरेक्टली वो पार्टी या उसका एजेंट उस विटनेस को पे कर देगा। रूल 6, समन्स टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई समन इशू किया गया है टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस, तो एनी पर्सन summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced instead of attending personally to produce the same। अगर समन डॉक्यूमेंट के लिए इशू किया गया है तो जो पर्सन उसको लेके आ रहा, ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन आए, कोई और पर्सन भी उसको कर सकता है, क्योंकि समन सिर्फ डॉक्यूमेंट के लिए ही था, नॉट फॉर द पर्सन। पावर टू रिक्वायर पर्सन्स प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। Any person present in court may be required by the court to give evidence or produce any document then and there in his possession or power। Hearing of the suit and examination of witness। Order 18। तो सबसे पहले अब यहाँ हम बात करें हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की। तो राइट टू बिगिन। अब सबसे पहले राइट टू बिगिन किसके पास है? Plaintiff has the right to begin unless defendant admits the fact alleged by the plaintiff and contends that either in point of law or some additional fact alleged by the defendant, the plaintiff is not entitled to any part of relief which is seeks, in which case the defendant has the right to begin। तो नॉर्मली राइट टू बिगिन किसके पास है? प्लेंटिफ के पास है। अनलेस डिफेंडेंट ने ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई एडिशनल फैक्ट दिया है जिसके वजह से प्रूव होता है कि राइट टू बिगिन डिफेंडेंट के पास है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट राइट टू बिगिन प्लेंटिफ के पास रहेगा। स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। रूल 2। अब जब डे फिक्स हो गया फॉर हियरिंग ऑफ द सूट, वहाँ पे पार्टी हैविंग द राइट टू बिगिन यानी कि हमारे केस में प्लेंटिफ स्टेट करेगा डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए या सपोर्टिंग एविडेंसेस। अदर पार्टी क्या करेगी? फिर वो भी अपना केस स्टेट करेगी और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगी एंड में एड्रेस द सेम टू द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस। फिर उसके बाद जिस पार्टी ने बिगिन किया था केस, देन दैट पार्टी में रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस। ऑर्डर 4, विटनेस टू बी एग्जामाइंड इन ओपन कोर्ट। हर केस में क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट, दैट इज शपथ पत्र, एंड कॉपीज thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for evidence, provided that by documents are filed and the parties rely upon the document, the proof and admissibility of such documents which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the court। तो बेसिकली रूल 4 बोलता है कि विटनेस को हम ओपन कोर्ट में एग्जामाइन करेंगे। तो 1A उसमें बोलता है कि एफिडेविट ऑफ एविडेंस ऑफ ऑल विटनेस हुज एविडेंस इज प्रपोज टू बी लेड बाय अ पार्टी shall be filed simultaneously by the party at the time directed in the first case management hearing। जब बोला है तभी या जब टाइम डायरेक्ट किया था तभी वो एविडेंस को ले डाउन करना है या प्रपोज करना है। अगर एडिशनल एविडेंस मांगा है तो तभी देना है, अगर नहीं मांगा है तो खुद से एडिशनल एविडेंस नहीं देना है अनलेस सफिशिएंट कॉज इज मेड इन द एप्लीकेशन। मतलब जब तक कोई रीज़न नहीं है खुद से एडिशनल एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टी चाहे तो उसके पास राइट है टू विड्रॉ एनी ऑफ द एफिडेविट सो फाइल्ड एंड एनी टाइम प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। मतलब वो एफिडेविट के क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के पहले कोई भी पार्टी उसको विड्रॉ कर सकती है विदाउट एनी एडवर्स इन्फरेंस बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन सच विड्रॉल। ये एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन का हो या री एग्जामिनेशन का ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस हुज एविडेंस एग्जामिनेशन इन चीफ by affidavit has been furnished to the court shall be taken either by the court or by the commissioner appointed by it, provided that the court may, while appointing a commission under this sub-rule, consider taking into account such relevant factors as it thinks fit। तो ये हो गया था विटनेस का एग्जामिनेशन। तो कोर्ट या तो कमिश्नर क्या करेगा, फिर रिकॉर्ड करेगा एविडेंस को या तो राइटिंग में या तो मैकेनिकली इन द प्रेजेंस ऑफ जज और द कमिश्नर। और जब ये एविडेंस रिकॉर्ड हो जाता है तो वो एविडेंस रिटर्न कर दिया जाता है उस पार्टी को विद अ रिपोर्ट इन राइटिंग साइंड बाय हिम टू द कोर्ट एंड द एविडेंस टेकन अंडर शैल फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सूट। तो वो एविडेंस रिकॉर्ड का पार्ट बन जाता है। फिर कमिश्नर रिकॉर्ड करेगा कुछ रिमार्क्स
उसकी मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डेमेनर ऑफ एनी विटनेस व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन। फिर जो कमिश्नर का रिपोर्ट है वो कोर्ट को सबमिट किया जाता है, जिसने कमिश्नर को अपॉइंट किया था विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द कमीशन, अनलेस कोर्ट के पास कोई रीजंस दिए कमिश्नर ने टाइम एक्सटेंड करने के लिए। हाईकोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो एक पैनल प्रिपेयर करेगी, पैनल ऑफ कमिश्नर्स का, टू रिकॉर्ड द एविडेंस। तो फिर कोर्ट क्या करेगा, मे बी इन जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड एज रेम्यूनरेशन टू द कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर जो काम किया है उसका रेम्यूनरेशन जनरल या स्पेशल ऑर्डर से फिक्स किया जाएगा। रूल 5, हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस। अगर अपील अलाउ किया गया है तो एविडेंस विल बी टेकन डाउन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, दैट इज हाई कोर्ट, या जहाँ पे अपील पास हुआ है, in writing by or in the presence and under the personal direction and superintendence of the judge के सामने, from the dictation of the judge directly on a typewriter, जज के खुद के डिक्टेशन से वो टाइपराइटर से टाइप किया जाएगा, और अगर जज ने बोला है तो मैकेनिकली रिकॉर्ड किया जाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जज। रूल 9, व्हेन एविडेंस में बी टेकन इन इंग्लिश। अगर कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, but all the parties to the suit who appear in person and the pleaders of such parties as appear by pleaders do not object to having such evidence as given in English, तो फिर सारे एविडेंसेस इंग्लिश में नोट डाउन किए जाएंगे। अगर एविडेंस इंग्लिश में नहीं दिया है बट पार्टीज ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रही है, तो फिर एविडेंसेस को इंग्लिश में प्रेजेंट किया जाएगा। रूल 10, एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर वे ही टेकन डाउन। The court may, of its own motion or on the application of any party, take down any particular question and answer or any objection to any question if there appears to be any special reason of doing so. Rule 11, questions objected to and allowed by court. Court questions को object करेगा या allow करेगा, that will be a decision of court. Rule 12, remarks on demeanor of witness. Court जो रिमार्क्स है उसको रिकॉर्ड करता है। विड्रॉवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट ऑर्डर 13। सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद उसके बाद कभी भी प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेंट क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है या उसको अबेंडन कर सकता है अपने सूट को। अगर प्लेंटिफ माइनर है तो फिर वहाँ पे neither the suit nor any part of the claim shall be abandoned without the leave of the court। तो अगर माइनर है तो कोई भी सूट का पार्ट वो अबेंडन नहीं कर सकता है विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। अगर रूल 1 के सब रूल 1 में अगर एप्लीकेशन किया गया फॉर द लीव, तो उसके साथ एक एफिडेविट रहेगा ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड, एंड ऑल्सो इफ द माइनर और अदर सच पर्सन इज प्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर, तो एक सर्टिफिकेट रहेगा प्लीडर का कि वो केस को अबेंडन करना चाहते हैं। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है दैट अ सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट या सफिशिएंट ग्राउंड से कि वो प्लेंटिफ को अलाउ करे एक फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो उस केस में अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट विल अलाउ या वो प्लेंटिफ को परमिशन देगा, कोर्ट विल गिव द परमिशन टू विड्रॉ द सूट। अगर प्लेंटिफ ने कोई सूट अबेंडन किया या कोई पार्ट क्लेम को अबेंडन किया या विड्रॉ किया किसी सूट को या पार्ट क्लेम को विड्रॉ किया विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, फिर जो भी कॉस्ट कोर्ट बोलेगा कोर्ट विल अवॉर्ड, तो वो कॉस्ट प्लेंटिफ को बियर करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट विल बी बोर्न बाय द प्लेंटिफ। जजमेंट, इट्स कंटेंट, डिसीजन ऑन ईच इशू। द कोर्ट विल आफ्टर हियरिंग द केस हियर करने के बाद कोर्ट जजमेंट देगा, एंड सच जजमेंट, और उस जजमेंट के बाद डिक्री रहेगी। इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, कंपेंसेटरी कॉस्ट, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले। सेक्शन 34, वेयर एंड इन सो फार एज अ डिग्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। जहाँ डिक्री पेमेंट ऑफ मनी की बात करती है, कोर्ट डिक्री में डायरेक्ट करेगा, इंटरेस्ट ऑर्डर करेगा एट सच रेट एज कोर्ट में डीम फिट या रीजनेबल। तो प्रिंसिपल के साथ कोर्ट डिक्री में इंटरेस्ट पे करने का भी ऑर्डर दे सकता है एट सम रीजनेबल रेट।
अगर डिक्री साइलेंट है तो फिर उस केस में कोर्ट ने, हम अज्यूम करेंगे कि कोर्ट ने इंटरेस्ट रिफ्यूज किया है और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है। 35 सेक्शन कॉस्ट। Cost of any incident to sue shall be in the discretion of court, and court has full power to determine ki who will bear the cost, and court will give the necessary order to the person to bear the cost. Where the court directs that any cost shall not follow the event, then the court shall write the reasons in writing. Section 35A, compensatory cost in respect of false or vexatious claim or defense. अगर किसी पार्टी ने, प्लेंटिफ ने अगर कोई क्लेम किया है विच इज़ फॉल्स या वेक्सेशियस, तो फिर वो कंपेंसेटरी कॉस्ट पे करेगा। तो वहाँ पे लिमिट दिए, पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज़ और एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इट्स पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन विच एवर अमाउंट इज लेस। तो कोई भी कोर्ट 3000 के ऊपर पेमेंट नहीं मांग सकता है, या फिर जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है उस कोर्ट का लिमिट वहाँ तक का। No person against whom an order has been made under this section shall by reasons thereof be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defense made by him. Section 35B, cost for causing delay. अगर कोई डेट फिक्स हुआ था फॉर हियरिंग ऑफ सूट और अगर कोई पार्टी फेल करती है, फेल टू टेक स्टेप्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय कोड, या फिर उसकी वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है या डीले हो रहा है, मे बी बाय प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट्स, या कोई विटनेस सबमिट करने में, या खुद प्रेजेंट होने में, या कोई एक्सपेंस इनकर करने में, अगर कोई भी तरीके का कोई डीले है, तो फिर द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट, या द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर द डिफेंडेंट वाज ऑर्डर टू पे कॉस्ट. Inherent powers of a court, open court and in camera proceeding. Section 148, enlargement of time. Section 148 कोर्ट को पावर देता है to enlarge the time fixed by it with regard to doing of act prescribed or allowed by CP. Normally time permitted is to be enlarged but is limited to 30 days, मतलब 30 दिन तक बढ़ा सकते. Section 149, पेमेंट ऑफ कोर्ट फी. अगर कोर्ट फीस पे नहीं की गई है तो कोर्ट एट एनी स्टेज may allow the person by whom such fees is payable to pay the whole or part as the case may be of court fees, और फिर पेमेंट होने के बाद ही in respect of fees payable shall have the same force and effect as if fees has been paid in the first instance. तब बाद में भी कोर्ट अलाउ कर सकता है. Section 149 allows the court to allow a party to make up the deficiency of court fees payable on a plaint, memorandum of an appeal, etc. मतलब जो लिमिटेशन पीरियड है फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, वो होने के बाद भी कोर्ट कैन अलाउ द पार्टी टू पे द डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फीस. सेक्शन 150, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. अगर कोर्ट का बिजनेस, इफ द बिजनेस ऑफ एनी कोर्ट इज ट्रांसफर टू अदर कोर्ट, तो जिस कोर्ट को बिजनेस ट्रांसफर हुआ, दैट कोर्ट विल हैव ऑल द पावर्स एंड शैल परफॉर्म द सेम ड्यूटीज जैसे कि जो पहला कोर्ट परफॉर्म करता था. फॉर एग्जाम्पल, ए कोर्ट का बिजनेस बी कोर्ट को ट्रांसफर हुआ है, तो अब बी कोर्ट के पास सारे पावर्स रहेंगे उस सूट को डिस्पोज ऑफ करने के. सेक्शन 151, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ अ कोर्ट. नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. कोई भी प्रोविजन इस कोड का जो कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स है उसको लिमिट नहीं कर सकता है. To make such order as may be necessary for the end of the justice or to prevent abuse of the process of the court. It is not obligatory for the court to wait for the law made by the parliament or order from a higher judiciary. कोर्ट के पास ऑलरेडी इनहेरेंट पावर्स है टू प्रोटेक्ट द लॉ या टू गिव द जजमेंट. तो देर आर ऑलरेडी इनहेरेंट पावर्स टू द कोर्ट एंड कोर्ट को किसी हायर अथॉरिटी से किसी ऑर्डर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. Court need not wait for that. Section 152, amendment of judgments, decree or order. Section 152 of CVC बात करता है कोर्ट के पास पावर है to change either by own action or by application from any of the parties written or arithmetical mistake in the judgment, decree or order or faults arising from an unexpected
लैप्स और इम्परफेक्शन, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इम्परफेक्शन है, कोई अर्थमेटिकल एरर्स है किसी डिक्री या ऑर्डर में, तो कोर्ट हैज़ द पावर टू चेंज द जजमेंट या डिक्री, या तो खुद से या किसी दूसरे पार्टी के एप्लीकेशन से। सेक्शन 153 जनरल पावर्स टू अमेंड, कोर्ट के पास पावर्स है एट एनी टाइम एंड ऑन सच कंडीशन सच टर्म्स एज टू कोर्ट की कॉस्ट की कोर्ट अमेंड कर सकता है अगर कोई डिफेक्ट हुआ है, अगर कोई एरर हुआ है इन प्रोसीडिंग इन अ सूट, एंड जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स कोर्ट ने किए हैं फिर हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, एंड देन दोज अमेंडमेंट्स विल बी इन्फोर्स्ड। तो ये सेक्शन कोर्ट को पावर देता है, एम्पावर करता है कोर्ट को कि अगर कोई फॉल्ट हुआ है, कोई एरर हुआ है इन द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट, तो वो इम्प्रूव कर दे, and shall be made for the purpose of arranging raised issues or depending on such proceedings। So ये कोर्ट का जनरल पावर है कि वो अमेंड कर सकते हैं इश्यूज। तो दिस वाज मॉड्यूल 3 ऑफ सीपीसी, बहुत बड़ा मॉड्यूल था। यहाँ हमने देखा ऑर्डर 11 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 10 दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन बाय इंट्रोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, फिर देखा एडमिशन सेक्शन ऑर्डर 12, फिर देखा प्रोडक्शन इम्पाउंडिंग यानी कि कॉन्फिस्केशन एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट ऑर्डर 3, फ्रेमिंग ऑफ इशू ऑर्डर 14, इफेक्टिव पार्टीज नॉट एट इशू ऑर्डर 15, लिस्ट ऑफ विटनेस का ऑर्डर 6, हियरिंग ऑफ सूट राइट टू बिगिन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ विटनेस ऑर्डर 18, फिर हमने ऑर्डर 23 देखा, सेक्शन 33, सेक्शन 34, 35, 35A, 35B, एंड देन लास्टली वी सॉ सेक्शन 148 टू 153 जिसमें हमने कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स देखे, ओपन कोर्ट देखा एंड कोर्ट का पावर टू अमेंड द प्रोविजंस या जजमेंट या डिक्री। आई होप यू अंडरस्टूड मॉड्यूल 3 दैट इज प्रिलिमिनरी प्रोसीजर्स, हियरिंग, जजमेंट एंड ऑर्डर। थैंक यू।